हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? आज पढ़ेंगे फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण रही। लुई 16वें ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, परंतु पर्सा के राजा से उसकी गुप्त वार्ता चल रही थी, क्योंकि फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे, क्योंकि उन्हें लगा कि फ्रांस के अंदर राजतंत्र के खिलाफ जनता ने क्रांति कर दी, तो जहाँ जहाँ राजशाही शासन था उसके खिलाफ वहाँ की जनता विद्रोह कर सकती है या क्रांति कर सकती है। इसलिए उन्होंने एक प्लान बनाया कि 1790 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने वहाँ सेना भेजने की योजना बनाई। लेकिन इस योजना पर अमल होता उससे पहले ही अप्रैल 1792 को नेशनल असेंबली ने पर्सा और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे, उनमें कवि रोजेट दी लायल द्वारा रचित मार्सिले, ये गीत का नाम है। ये गीत पहली बार मार्सिले से स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था। इस बात को याद करना कि इसका मार्सिलेस नाम क्यों पड़ा है। क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति, आर्थिक कठिनाई झेलनी पड़ी। पैसे की तंगी आ गई। पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार रोजी रोटी की जिम्मेदारी औरतों के कंधों पर आ पड़ी। देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि 1791 के संविधान में सिर्फ अमीरों को ही हक मिला है, राजनीतिक अधिकार मिले, गरीबों को राजनीतिक अधिकार अभी भी नहीं मिले थे। लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमा कर सरकारी नीतियों और अपनी योजनाओं पर बहस करते थे। इनमें से जैकोबिन क्लब सबसे सफल रहा, और जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर पड़ा, जो अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था। इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय रूप से भाग ले रही थी। उन्होंने भी अपने लिए क्लब बनाए। जैकोबिन क्लब के सदस्य समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे, जैसे छोटे दुकानदार, कारीगर, जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज, छपाई करने वाले, नौकर, दिहाड़ी मजदूर लोग। उनका नेता मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। जैकोबिनों के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार पतलून पहनने का निर्णय लिया। ऐसा उन्होंने समाज के पैशन परस्त, जो अमीर लोग, खास तौर से घुटनों तक पहने जाने वाले ब्रीचेस यहाँ घुटना बोलते हैं, ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए किया। ये ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति के ऐलान का एक तरीका था। धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत को कॉन्वेंट कहा जाता था, इस बात को याद रखना। इसलिए जैकोबियन को सोकुलांत के नाम से जाना गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाले। पहले अमीर लोग थे, वो क्या करते थे, घुटने तक की ड्रेस पहनते थे, घुटने उनके खुले होते थे। लेकिन अब जो जैकोबिन क्लब के जो सदस्य थे, उनको सोकुलांत के नाम से जाना जाता था, जिनका मतलब था वो बिना घुटने वाले। सोकुलांत पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे, जो आज़ादी का प्रतीक थी। महिलाएं टोपी नहीं पहन सकती थी। 1772 की गर्मियों में जैकोबिनों ने खाद्य पदार्थों की महंगाई और अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिए के महल पर धावा बोल दिया। राजा के रक्षकों को मार डाला, खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डालने का प्रस्ताव पारित कर दिया। नए चुनाव कराए गए, जिसके अंदर 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुषों, सिर्फ पुरुषों, महिलाएं नहीं, पुरुषों को चाहे उनके पास संपत्ति हो या नहीं हो, उनको मतदान का अधिकार दिया गया। नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया। 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को एक गणतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। गणतंत्र किसको बोलते हैं? गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहां सरकार और उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है। कौन करती है? जनता। ये वंशानुगत राजशाही नहीं है। लुई 16वें को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी गई। 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी लॉ कॉनकॉर्ड में सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई और जल्दी रानी एंटाइनेट का भी वही असर हुआ, उन्हें भी फांसी दे दी गई।
आगे पढ़ेंगे आंतक राज। सन 1793 से 1794 तक के काल को आंतक युग कहा जाता है। ठीक है। रॉबस्पियर ने नियंत्रण और दंड की सख्त नीति अपनाई। उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, चाहे कुलीन हो, पादरी हो, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य हो, उनकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले उसकी पार्टी के सदस्य हो, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो उसको गिलोटिन चढ़ा दिया जाता था। गिलोटिन 2 खंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन थी, जिस पर रखकर अपराधी का सर धड़ से अलग कर दिया जाता था, और इसका नाम इसके आविष्कारक के नाम पर पड़ा, जिसका नाम था डॉक्टर गिलोटी। समझ गए। रॉबस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। गोश्त और पाव रोटी की राशनिंग कर दी। गोश्त का मतलब मांस, मीट। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर ही बेचने को बाध्य किया गया। अपेक्षाकृत महंगे सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक माने जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया। संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। परंपरागत मॉन्स्यूअर एवं मदाम के स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी पुरुषों और महिलाओं को सितोयन का मतलब नागरिक और सितोयिन नागरिका के नाम से संबोधित किया जाने लगा। चर्चों को बंद कर दिया गया और उनके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया गया। इस तरह के नियंत्रण जनता पर लगाए गए। रॉबस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया, गिरफ्तार कर दिया गया। अगले ही दिन उनको गिलोटिन में चढ़ा दिया जाता है। रॉबस्पियर खत्म। आगे बात करेंगे डायरेक्टरी शासन। डायरेक्टरी शासित फ्रांस। जैकोबिन सरकार का पतन हो गया। किस तरह से जैकोबिन ने जनता पे नियंत्रण लगाने की कोशिश की, उससे परेशान होकर जनता ने उसको हटा दिया। उसके पतन के बाद मध्यम वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई और नए संविधान के तहत संपत्ति विहीन तबके को मताधिकार से क्या कर दिया गया, वंचित। रॉबस्पियर ने तो वो अधिकार दिए थे उनको, लेकिन अब उसको खत्म कर दिया गया। इस संविधान में 2 चुनी हुई विधान परिषदों का प्रावधान था। इन परिषदों 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका, जिसको डायरेक्टरी बोलते, को नियुक्त किया गया। इस प्रावधान के जरिए जैकोबिन के शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई। लेकिन डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता और तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। ये लोग आपस में लड़ते रहते थे और जिस वजह से जनता इनसे खुश नहीं थी। सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विधि सम्मत समानता और बंधुत्व प्रेरक आदर्श बने रहे। इन मूल्यों ने आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि बाकी यूरोप के राजनीतिक आंदोलनों को भी प्रेरित किया। क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई? इस फोटो के अंदर आप देख सकते हैं वर्साई की ओर कूच करती पेरिस की औरतें। महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी। राजा को चाहे पकड़ना हो, उसको वर्साई के महल से बाहर लाना हो, या पुरुषों के युद्धों में भाग लेने के बाद महिलाएं घरेलू काम, उद्योग धंधों के अंदर काम भी करने लग गई थी। तो महिलाएं समाज के अंदर एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही थी। तो उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनके जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। तीसरे स्टेट की अधिकांश महिलाएं जीवन निर्वाह के लिए काम करती थी। वे सिलाई बुनाई, कपड़ों की धुलाई करती थी, बाजारों में फल फूल सब्जियां बेचा करती थी, अथवा संपन्न घरों में घरेलू काम करती थी। और बहुत सारी महिलाएं वेश्यावृत्ति करती थी। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई और व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। केवल कुलीनों की लड़कियां और तीसरे स्टेट के धनी परिवारों की लड़कियां ही कॉन्वेंट में पढ़ पाती थी। इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना होता था, जैसे खाना बनाना, पानी लाना, लाइन लगाकर पाव रोटी लाना, बच्चों की देखरेख करना, और उनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम थी।
मजदूरी भी प्रॉपर तरीके से पुरुषों के बराबर नहीं मिलती थी। महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने और उस पर चर्चा करने के लिए खुद के राजनीतिक क्लब शुरू किए ताकि महिला अधिकारों की बात हो सके। उन्होंने अपने अखबार निकाले। फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं के लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आए। उनमें द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन सबसे मशहूर क्लब था। उनकी एक प्रमुख मांग ये थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। महिलाओं को पुरुष के समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। महिलाएं इस बात से निराश हुई कि 1791 संविधान के अंदर उनको सिर्फ निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया, उन्हें मताधिकार का हक नहीं मिला। महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली में चुने जाने के लिए और राजनीतिक पदों की मांग रखी। उनका मानना था कि तभी नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा। प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने के लिए कुछ कानून पास किए। सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ ही लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य कर दिया। अब पिता उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया, अपनी मर्जी का अनुबंध। नागरिक कानून के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा। तलाक को कानूनी रूप दिया गया। मर्द और औरत दोनों को ही इसकी अर्जी देने का अधिकार दिया गया। अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी, छोटे मोटे व्यवसाय चला सकती थी, लेकिन राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहा। अभी उन्हें मिला नहीं। अंतर्राज के दौरान सरकार ने महिला क्लबों को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू किया गया। कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार कर दिया गया और कुछ को फांसी चढ़ा दिया गया। मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी अनेक देशों में चलता रहा। मताधिकार का संघर्ष 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए जारी रहा। क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीतिक सरगर्मियों को प्रेरक स्मृति के रूप में जिंदा रखा गया। सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल कर लिया। आगे आता है दास प्रथा का उन्मूलन। दास मतलब गुलामी प्रथा, लोगों को बंदी बनाना, उसको अपने काम करवाना, गुलाम बना के रखना, दास प्रथा। फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबियन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। कैरेबियाई उपनिवेश मार्टिनिक, गोडेलोप और सैन डोमिंगो तंबाकू, नील, चीनी और कॉफ़ी जैसी वस्तुओं के लिए महत्वपूर्ण आपूर्ति करता थे। अपरिचित और दूर देश जाने और काम करने के प्रति यूरोपियों की अनिच्छा का मतलब था बागानों में श्रम की कमी, और इस कमी को यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया गया। दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। फ्रांसीसी सौदागर बोर्दे या नान्ते बंदरगाह से अफ्रीकी तट पर जहाज ले जाते थे, जहां वे स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। दासों को दाग दिया जाता था। दासों को दाग कर, हथकड़ियाँ पहन डालकर अटलांटिक महासागर के पार कैरेबियाई देशों तक 3 माह की लंबी समुद्र यात्रा के लिए जहाज़ों में ठूंस दिया जाता था। वहाँ उन्हें बागान मालिकों को बेच दिया जाता था। दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाजारों में चीनी, कॉफ़ी, नील की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव हुआ। बारदे और नान्ते जैसे बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार के कारण ही समृद्ध बन पाए। 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज़्यादा निंदा नहीं हुई। नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई कि व्यक्ति के मूल अधिकार उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाएं या नहीं, परंतु दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के वजह से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया। लेकिन अंततः 1794 के कन्वेंशन में फ्रांसीसी सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया गया, पर यह कानून एक छोटी सी अवधि तक ही लागू रहा। 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः प्रारंभ कर दी। बागानों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीकी निग्रो लोगों को गुलाम बनाने की आज़ादी मिली। फ्रांसीसी उपनिवेश में अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ? 1848 के अंदर। निग्रो कौन है? अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोग। ये एक अपमानजनक शब्द है जिसका अब प्राय इस्तेमाल नहीं किया जाता। क्रांति और रोजाना की जिंदगी। क्रांति के बाद लोगों के जीवन में क्या बदलाव आए? क्या राजनीति लोगों का पहनावा, उनकी बोलचाल अथवा उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को बदल सकती है? सन
1789 के बाद के वर्षों में फ्रांस के पुरुष, महिलाओं एवं बच्चों के जीवन में ऐसे अनेक परिवर्तन आए। क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बनाकर स्वतंत्रता और समानता के आदर्श को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया। बास्तिल के विध्वंस के बाद सन 1789 की गर्मी में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया वो था सेंसरशिप की समाप्ति। प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री और सांस्कृतिक गतिविधियों, किताब, अखबार, नाटक को राजा के सेंसर अधिकारियों द्वारा पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित एवं मंचित किया जा सकता था। परंतु अब अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया। नैसर्गिक का मतलब था प्राकृतिक। परिणाम स्वरूप फ्रांस के शहरों में अखबारों, पर्चों, पुस्तकों एवं छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ आ गई, जहाँ से वह तेजी से गांव देहात तक पहुंची। उनमें फ्रांस में घट रही घटनाओं एवं परिवर्तनों का ब्यौरा, उन सभी पर टिप्पणियां होती थी। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब था कि किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार व्यक्त किए जा सकते थे। प्रिंट माध्यम का उपयोग करके एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अपने दृष्टिकोण से सहमत कराने की कोशिश की। नाटक, संगीत, उत्सवी जुलूसों में असंख्य लोग जाने लगे। स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिज्ञों एवं दार्शनिकों के पांडित्यपूर्ण लेखन को समझने और उससे जुड़ने का ये लोकप्रिय तरीका था, क्योंकि किताबों को पढ़ना तो मुट्ठी भर शिक्षितों के लिए संभव था। इसलिए चित्रों के माध्यम से लोगों को समझाने की कोशिश की गई। 1804 में नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू की। पुराने या राजवंशों को हटा दिया गया, नए राजवंश बनाए, उनकी बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथ में दे दी। इस बात को याद रखना, अपने खानदान के लोगों के हाथ में दे दी। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा को लेकर कानून बनाए। दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तोल की एक समान प्रणाली चलाई। शुरू में बहुत सारे लोगों को नेपोलियन मुक्तिदाता लगता था। उससे जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी, पर जल्द ही उसकी सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे। आखिरकार 1815 में वाटरलू में उसकी हार हो गई। यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानून को फैलाने वाले उसके क्रांतिकारी उपायों का असर उसकी मृत्यु के काफ़ी समय बाद सामने आया। स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थी। ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोपीय देशों में फैले। इनके कारण वहाँ सामंती व्यवस्था का नाश हुआ। औपनिवेशिक समाजों ने संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना के अपने आंदोलनों में दासता से मुक्ति के विचार को नई परिभाषा दी। टीपू सुल्तान, राजा राममोहन राय क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे विचारों से ही प्रेरणा लेने वाले दो ठोस उदाहरण थे। थैंक यू। ये था अपना पाठ।